स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का ये वीडियो क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर लेकर गए हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और ये है आपका पहला चैप्टर राजनीति शास्त्र का। इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें हमने इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे। पार्ट 1 वाला जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट 2 है राजनीति शास्त्र क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इस चैप्टर से जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या थीं? राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या थी? या फिर इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी? स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी? चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? भारत विभाजन के उपरांत राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ थी, जो निम्न प्रकार से हैं। स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी। कौन कौन सी थी उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत विभाजन के उपरांत और भारत विभाजन से पूर्व भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश अभी भी है और उस समय भी था। तो यहाँ पे जब विभाजन हो गया था, विभाजन होने के उपरांत भी भारत विविधताओं से भरा ही देश था। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि पहला जो प्रमुख चुनौती थी पहली, वो क्या थी। तो पहली जो प्रमुख चुनौती थी वो थी राष्ट्रीय एकता की चुनौती। अब इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। सर्वप्रमुख चुनौती थी ये भारत के समक्ष राष्ट्रीय एकता की चुनौती, स्वतंत्र भारत के समक्ष। ठीक है, ये आज़ादी के बाद की कुछ ये आज़ादी के बाद का है, यानी कि स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद का की स्थितियाँ परिस्थितियाँ और उसके दौरान की स्थितियाँ परिस्थितियाँ इस चैप्टर में आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। तो उससे संबंधित प्रश्न ही यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। स्वतंत्र भारत के समक्ष यानी कि आज़ादी के उपरांत भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी। तो यहाँ पे पहली सर्वप्रमुख चुनौती जो थी वो थी राष्ट्रीय एकता की चुनौती, यानी कि भारत में एकता की स्थापना करना एक प्रमुख चुनौती थी भारत के लिए। तो इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। दरअसल भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश था, पहले भी था और आज भी है। तो उसमें यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते थे। और इसके अलावा भारत जो जो था प्रमुख रूप से उसमें 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन से भाग थे? देसी रियासतें जिनको रजवाड़े बोला जाता था, और उसके अलावा ब्रिटिश प्रांत, यहाँ जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व था। तो भारत मुख्य रूप से उसमें 2 भागों में विभाजित था। उसके बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिमों के लिए जो है पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बनाया गया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान नामक राष्ट्र बनाया गया। लेकिन जब विभाजन हो गया था तो उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है एकता बिल्कुल भी नहीं थी। एकता क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत अलग थे, देसी रियासतें जो रजवाड़े थे वो अलग थे, और रजवाड़ों के जो शासक थे, लगभग 565 रियासतें उस समय थी भारत में। तो यहाँ पे जो रजवाड़ों के शासक थे वे भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहते थे। वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। वे अपने लिए एक अलग अपना स्वतंत्र राज्य जो है चाहते थे। तो ये एक भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से इन सभी रियासतों को एक में मिलाया जाए, किस प्रकार से इनको भारतीय संघ में मिलाया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी थी। अगर एकता नहीं होती तो जिस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो उसी प्रकार से किसी और प्रकार से फिर यहाँ पे विभाजन होना आरंभ हो जाता। तो भारत जो है खंडों खंडों में विभाजित हो जाता। तो यहाँ पे आवश्यक था, विभाजन के उपरांत ये आवश्यक था कि भारत को जो है एकजुट किया जाए। तो राष्ट्रीय एकता की चुनौती यहाँ पे
सर्वप्रमुख चुनौती थी। ये समझ में आ गया होगा। देखिए, आप यहाँ पे देखने से ज़्यादा आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। स्वतंत्र भारत के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, क्योंकि भारत विभाजन के उपरांत भी भारत अनेक रियासतों में विभाजित था। इसी कारण इन सभी रियासतों को एक में मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण करना था। अतः विभाजन के उपरांत राष्ट्रीय एकता की चुनौती भारत के लिए सर्वप्रमुख थी। आपको मैंने समझा ही दिया है इसको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी मैंने जितना समझाना था आपको समझा दिया है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगली प्रमुख चुनौती क्या थी भारत के समक्ष? अगली प्रमुख चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। 3 प्रमुख चुनौतियां थी। ये दूसरी प्रमुख चुनौती है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे सभी लोगों को, सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, आयु, लिंग के लोगों को समानता का अधिकार दिया जाता है लोकतंत्र में, यानी कि जनता का शासन होता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती भारत के सामने थी। स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी प्रमुख चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी। भारत अपनी पराधीनता के समय अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आता था। अतः भारत की अभी तक सत्ता में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं थी और स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के उपरांत भारत के समक्ष यह प्रमुख चुनौती थी कि किस प्रकार से यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना और इसका विकास किया जाए, क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए लोकतांत्रिक सरकार का होना अति आवश्यक है। देखिए, भारत विभाजन से पूर्व की अगर हम बात करें तो उस समय क्या था? यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था और जो रियासतें थी उन पर राजा शासन करते थे। तो जनता का कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं था कि वो जो है सत्ता को किसी प्रकार से प्रभावित करें या फिर जो शासक है उसका विरोध करें। तो जनता को कोई हक नहीं था। जिस प्रकार जो है राजा शासन कर रहे थे, उनके नीचे जनता दबी जा रही थी और उनके अत्याचार जो शासकों के जो अत्याचार हो रहे थे उनके नीचे दबी जा रही थी जनता जो थी। तो जनता का शोषण हो रहा था राजाओं के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जो आम जनता थी उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहे थे, दुर्व्यवहार उनके साथ होता था। हिंसक घटनाएं जो होती थी वो सभी जो है किसानों का शोषण आपने देखा होगा किस प्रकार से होता था। तो भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक उस समय हो गई थी, भारत विभाजन से पूर्व और बाद भी। बाद इसलिए क्योंकि जैसे ही भारत और पाकिस्तान नामक जो अलग अलग राष्ट्र बन गए थे, भारत का विभाजन जैसे ही हुआ और भारत स्वतंत्र भी हो गया था, ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया था भारत, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या था? राजाओं का शासन था। तो जनता क्या थी? इनके अधीन रहती थी, शासकों के अधीन रहती थी। इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र तो बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि जनता को कोई अधिकार ही नहीं था किसी प्रकार का। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात ये प्रमुख चुनौती थी कि यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया जाए, यानी कि लोगों को समान अधिकार दिए जाएँ, समानता हो, स्वतंत्रता हो और साथ ही लोगों के अनुसार जो है शासन चले। इसलिए यहाँ पे ये आवश्यक हो गया था कि लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित किया जाए। तो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती दूसरी प्रमुख चुनौती थी भारत के समक्ष उस समय। अगली चुनौती हम देखते हैं, तीसरी कौन सी चुनौती थी भारत के समक्ष? तीसरी चुनौती थी विकास की चुनौती। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी उस समय। देखिए, राष्ट्रीय एकता की चुनौती हमने देख लिया। राष्ट्रीय एकता उसमें आवश्यक थी। उसके बाद फिर लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती और इसके उपरांत तीसरी प्रमुख चुनौती थी विकास की चुनौती। अब हम इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्र भारत के समक्ष तीसरी प्रमुख चुनौती देश के विकास की चुनौती थी। दरअसल विभाजन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे और साथ ही भारत के विकास पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया था। इतना कुछ हो जाने के बाद फिर भारत का विभाजन हो गया। इसके उपरांत भारत विकास के क्षेत्र में और अधिक पिछड़ गया। अतः विभाजन के उपरांत यह आवश्यक था कि भारत अपने विकास की ओर अग्रसर हो। देखिए, आप जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे शासन किया था तो भारत के लोगों पर कितना अत्याचार उन्होंने किया था, किस प्रकार से यहाँ की जनता का उन्होंने शोषण किया था। तो विकास के नाम पर उन्होंने विकास की ओर बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं दिया। लोगों जो गरीब थे वो गरीब के गरीब ही रह गए थे, क्योंकि जनता का शोषण किया जाता था। यहाँ पे जो किसान मजदूर थे उनका शोषण किया जाता था। उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं होती थी। तो भारत विकास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया था। उसके बाद आपने देखा कि इतना कुछ हो जाने के बाद, अंग्रेज़ों के इतने जुर्म हुए, उसके बाद जो है भारत का फिर विभाजन हो गया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे जो अंग्रेज़ों ने कराए थे, उसके आधार पर यहाँ पे विभाजन हो गया था फिर भारत का।
और उसमें भी विभाजन के दौरान भी कई सारी हिंसक घटनाएं हुई थी। मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं ने मुस्लिमों पर अत्याचार किए। तो इस प्रकार से भारत जो है विकास के क्षेत्र में भी काफ़ी पिछड़ चुका था। तो ये आवश्यक था कि भारत स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौती उस समय बन गई थी कि विकास किस प्रकार से किया जाए भारत का। भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से किया जाए। तो ये भी उस समय भारत के समक्ष एक प्रमुख चुनौती बन गई थी। तो ये 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी उस समय स्वतंत्र भारत के समक्ष। आपने देख ही लिया कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ उसमें थी। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, राष्ट्रीय एकता की चुनौती और विकास की चुनौती। चलिए इस प्रश्न को एंड करते हैं यहाँ पे। अतः कहा जा सकता है कि विभाजन के उपरांत भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियाँ, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती और विकास की चुनौती प्रमुख चुनौतियाँ थी। तो ये 3 प्रमुख चुनौतियाँ स्वतंत्र भारत के समक्ष थी उस समय। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे। ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पहला जो प्रश्न था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे अर्धवार्षिक में पूछे जाएँ, प्री बोर्ड में पूछे जाएँ या फिर बोर्ड में पूछे जाएँ। ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण आप चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसमें भारत विभाजन से के दौरान की परिस्थितियाँ हैं दिखाई गई हैं और भारत विभाजन के उपरांत भारत के समक्ष क्या क्या उसमें चुनौतियाँ रही, विभाजन के कारण आखिर क्या क्या थे। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वे सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब दूसरा प्रश्न, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, जैसा कि यहाँ पे शब्द से ही जो है समझ में आ रहा है कि द्विराष्ट्र से, द्वि का मतलब होता है दो, राष्ट्र मतलब देश, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत। तो उत्तर देखते हैं इसका, द्विराष्ट्र सिद्धांत आखिर था क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत भारत विभाजन से पूर्व ही अस्तित्व में आ गया था। इस सिद्धांत के तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों की बात कही गई थी। दरअसल द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक मुस्लिम लीग के नेता थे। मुस्लिम लीग ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद अली जिन्ना को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है, जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो भारत विभाजन के पहले ही जो है अस्तित्व में आ गया था। यानी कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है वो भारत विभाजन से पहले ही आ गया था सामने, क्योंकि भारत विभाजन से पहले ही यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के नेता थे वे इस इस हठ में थे कि हमें, इस जिद में थे कि हमें जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मुस्लिम लीग ने ही रखा था। इसका प्रस्ताव, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव जो था वो मुस्लिम लीग ने ही रखा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र जो है बनना चाहिए। यानी कि इस सिद्धांत के तहत ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बनने चाहिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। दरअसल जो मुस्लिम लीग के ये नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी हठधर्मिता के कारण ही जो है कहा जाता है कि इनकी हठधर्मिता के कारण ही पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया, क्योंकि ये मुस्लिम लीग का उसमें नेतृत्व कर रहे थे। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे ये, और इनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिमों को जो है अलग अलग रहना चाहिए, यानी कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बनना चाहिए। यही था द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों के निर्माण की बात इसके अंतर्गत कही गई थी। तो मुस्लिम लीग ने इसका प्रस्ताव रखा था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव जो है मुस्लिम लीग ने ही रखा था, क्योंकि मुसलमान ही थे, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे वे ही चाहते थे कि उनके लिए एक अलग राष्ट्र जो है बनाया जाए। दरअसल मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने लिए पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र चाहते थे। देखिए, ये सब जो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो आया, अस्तित्व में आया, ये ब्रिटिश सरकार की ही देन थी, क्योंकि उस समय जो हिंदू मुस्लिमों को भड़काने का काम किया था वो ब्रिटिश सरकार ने ही किया था। तो यही रीज़न था कि यहाँ पे द्विराष्ट्र सिद्धांत नामक जो प्रस्ताव है ये सामने आया। ये सब ब्रिटिश सरकार का ही कारनामा था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत हम, जैसे हमने जान लिया
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों के निर्माण की बात कही गई थी। और इसका प्रस्ताव द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने रखा था, क्योंकि वे अपने लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे। चलिए, ये प्रश्न भी यहाँ पे हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में बताइए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत विभाजन से पूर्व और भारत विभाजन के कुछ समय बाद तक भारत अनेक रियासतों में विभाजित था। विभाजन के उपरांत इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना आवश्यक था। अतः इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों के इन शासकों के समक्ष एक विलय पत्र रखा, जिस पर रियासतों के शासकों को अपने हस्ताक्षर करने थे। रियासतों के शासकों के ये हस्ताक्षर यह दिखाते थे कि वे भारतीय संघ में मिलने के लिए सहमत हैं। देखिए, अब समझने का प्रयास करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखिए, इसके बारे में पूछा जाता है। ये एक विलय पत्र था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विभाजन से पहले और भारत विभाजन के कुछ समय बाद तक जो था, भारत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। और यहाँ पर राजा जो है शासन किया करते थे, यानी कि शासक जो थे वो शासन किया करते थे। और जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो हमने जाना था कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती उसमें प्रमुख चुनौती थी, तो उस पर काम किया जा रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, रजवाड़ों को एकजुट करने में, भारतीय संघ में मिलाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल काम था कि रियासतों के शासकों को भारतीय संघ में मिलाना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि रियासतों के जो शासक थे वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, वे भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते थे। तो ये प्रमुख चुनौती थी कि किस प्रकार से उनको जो है यहाँ पर मिलाया जाए भारतीय संघ में। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उस समय अपनी। तो इन्होंने क्या किया, एक सहमति पत्र तैयार किया, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस सहमति पत्र पर उन शासकों को अपने हस्ताक्षर करने थे जो भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहते थे। और जितने शासक यहाँ पे भारतीय संघ में सम्मिलित हुए, उन्होंने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसी सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। जो भी शासक इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता था, उसके राज्य को भारतीय संघ में मिला हुआ मान लिया जाता था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अतः इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वह विलय पत्र था जिसके माध्यम से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया। देखिए, ये ऐसा विलय पत्र था जिसके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का प्रयास किया था, यानी कि भारतीय संघ में मिलाया था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था विलय पत्र। इस विलय पत्र का नाम पूछा भी जाता है कई बार आप से शॉर्ट क्वेश्चन में, कि भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए जो विलय पत्र बनाया गया था, या जिस विलय पत्र का निर्माण किया गया था, उसका नाम क्या था। इस विलय पत्र का नाम भी आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें। तो आपको ये नाम याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र, ठीक है। विलय पत्र या फिर कहें कि सहमति पत्र, सहमति पत्र भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैप्टर 1 क्लास 12, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इनमें हमने इस पार्ट 2 में हमने 3 प्रश्न देख लिए हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको 3 पार्टों में जो है विभाजित किया है। 2 पार्ट हमारे हो गए हैं। पहले पार्ट में मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे करा दिए हैं जितने भी इस चैप्टर से बनते हैं। और यहाँ पे पार्ट 2 में हमने 3 लॉन्ग आंसर देखे, और इसके बाद पार्ट 3 जो आएगा उसमें भी हम लॉन्ग आंसर ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही रखे हैं। बाकी के जो आगे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं अगले वाले पार्ट 3 में लेकर के आऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, वीडियो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए जितना आवश्यक था उतना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आप अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे, मैंने जो बोला है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे, और ख़ुद से नोट्स अगर आप बनाएंगे उसको समझने के बाद,
तो आप बेहतर ढंग से जो है समझ पाएंगे। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ आप सभी से। मिलती हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।